गुटबाजी एक दीमक की तरह है कांग्रेस में। मुझे मतलब इस तरीके का दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी गुट और ये वो, मतलब ये गुटों का तो बात ही नहीं है कहीं दम। कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, क्यों हुई क्यों नहीं हुई, इसकी भी जांच होना चाहिए, वो बात की बात है। पर पहले सख्त कार्रवाई और पहले सीधे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जैसे हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना। ना राम के भाव को समझते हैं, ना कृष्ण के भाव को समझते हैं। मीडिया सत्ता का गुलाम हो चुका है। आपका आईटी सेल कमजोर क्यों है बीजेपी? फर्जी फॉलोअर जिनके हों उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लोग कैसे मान लें कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी? चुनाव हुआ, आप गलतफहमी के अंदर हो। मैं खुद उसका वोटर था। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ कुणाल चौधरी जी हैं जो पूर्व में विधायक हैं काला पीपल से। सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट जी विद शिवम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं शुरुआत करूंगा हाल ही के मुद्दे से। आपकी विधानसभा काला पीपल में हरिओम पटेल नाम के व्यक्ति ने विधायक के कार्यों को लेकर सवाल उठाया, जो लाजमी है, जनता सवाल पूछेगी। उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, इस देश के अंदर जिस तरह की हालात हैं, रोज़ लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल हो रहा है, रोज़ संवैधानिक अधिकारों का कत्ल हो रहा है, और सवाल पूछने वालों को जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, ये तो एक वो मामला है। पूरे देश के अंदर आप जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है, उनके नेताओं को कैसे डर और भय की राजनीति करके लोगों को दबाया जाए। जो मूल मुद्दे हैं कि आज बेरोजगारी भयंकर बढ़ती जा रही है, नौजवानों को रोजगार बिल्कुल गायब है। मध्य प्रदेश के अंदर देख लें या देश के अंदर देख लें, किसान की हालत ये है कि लागत नहीं निकल रही है, कीमतें 10-10 गुना बढ़ती जा रही। कीमतें जो होना चाहिए फसलों की वो तो नहीं हो रही है, पर लागतें 10-10 गुना बढ़ती जा रही है। तो हालत किसान की भी खराब है। गांव के अंदर जो पहले पंचायती राज सिस्टम चला करता था, जो मनरेगा का फंड आया करता था, जो अलग अलग मदों से स्टाइफंड और इससे जिससे ग्राम का विकास होता था, वो सारे फंड रोक दिए गए। भाषण, बड़ी बड़ी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, और वही काम एक सवाल पूछना। हरिओम पटेल कोई कार्यकर्ता कह लूँ या ऐसा नहीं, हरिओम पटेल ग्रामीण व्यक्ति। मैं भी जब विधायक था तब मेरे से भी सवाल उठाते थे, और कई लोग रोज सवाल उठाते हैं। और जब आप जनता के बीच में निकलते हैं और जनता आपको गण मानती है, तो उसका अधिकार है कि आपको जब वोट दिए हैं तो उनसे सवाल भी पूछने का काम करें। तो एक सवाल पूछा, तो जिस तरीके से मतलब मुझे तो कई बार तो हास्यपद भी होता है कि किस तरह के मूर्खतापूर्ण रवैये हैं कि एक व्यक्ति ने आपसे सवाल पूछा, उसको आपने पहले फ़ोन पे धमकाया, फ़ोन पे धमकाने के बाद नहीं माना तो पुलिस प्रशासन गुलामी कर रहा। मतलब मेरा तो डीजीपी साहब से यार, रोज़ कत्ल हो रहे हैं, रोज़ चोरी हो रही, रोज़ डकैती हो रही, तो डीजीपी की पुलिस उनको पकड़ने की जगह कि फेसबुक पे भैया किसने विधायक से सवाल पूछ लिया, इसको ढूंढने में लगी है। क्या पुलिस का काम ये है कि आप उसको जबरदस्ती एक फर्जी आवेदन दिया जाता है कि फर्जी आवेदन के माध्यम से कि इसके हम घर गए समझाने और इसने गाली गलौज करा, तो फिर तो आप देख लो कि पहले फ़ोन पे धमकाया, और अगर ये गए थे, वैसे तो गए नहीं, और अगर ये गए थे तो इसका मतलब ये धमकाने फिजिकली गए होंगे। और फिजिकली धमकाया इन्होंने, गालियाँ इन्होंने दी, और उसके ऊपर 151 धारा लगा दी। और कितना मतलब प्रशासनिक लचर व्यवस्था है कि किस तरीके से क्यों 151 धारा लगती, कहीं शांति भंग हो रही, क्या उससे शांति भंग हो रही थी, उसको छोड़ के जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन जब सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने निकल के खड़े होकर धरना देने का काम करा, 4-5 घंटे उस तपती धूप के अंदर तहसील के बाहर धरना दिया, तब जाके जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं उस दिन भी जमानत तो दी, पर इतना बड़ा वो कि वहाँ से ऑर्डर मेल से नहीं जाएगा, ऑर्डर व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, ऑर्डर 10 घंटे घुमा घूमू के कहीं थाने पटकेगा, फिर ये थाना लेके जाएगा। और जिस तरीके से 2 रात उस गरीब आदमी को रुकवाया गया, मतलब क्या गलती थी? क्या ये सवाल इतना बड़ा था कि आपने क्या दिया उस गांव के अंदर, इतनी बड़ी बात हो गई थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, डीजीपी को जवाब देना चाहिए कि आप प्रशासन संभालने वाले हो या प्रशासन को बिगाड़ने वाले हो। दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को, जो एक कहावत थी ना कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, तो आज़ाद है आदमी, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, उसके खिलाफ जो बीजेपी की सोच है, जनता इसके खिलाफ है। सर, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें धर्म पूछकर मारा गया, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इस मामले से इस देश में आंतरिक धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी? देखिए, ये जो सवाल है, मतलब आप समझिए कि जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, आईएसआई, पहले पठानकोट पे हमला हुआ था, जब हमने गलती करी थी, आईएसआई के चीफ को, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के चीफ को, मिस्टर तनवीर अहमद को, उसकी जांच के लिए बुलाया था। और वो जब से इसी चीज़ में लगे हुए कि जो मूल मुद्दा है कि आज आतंकवादी घुसे
उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा, और उन्होंने जानबूझ के ये अगर करा है कि धर्म पूछ के मारने का काम करा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मूल मुद्दा है कि किस तरीके से इस देश के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, किस तरीके से इस देश के निर्दोष नागरिकों को हत्या कर रहे हैं। इस देश के कश्मीर को जब उन्होंने आतंकवाद के अंदर छोड़ा था, फिर धीरे धीरे मनमोहन सिंह जी के समय से इसके ऊपर काम चालू हुआ और धीरे धीरे बेहतर तरीके से वहाँ पर्यटन की व्यवस्था सुचारू हुई थी, और जो आर्थिक उन्नति वहाँ पे होने लगी थी जनता की, और फिर वापस धीरे धीरे पर्यटन जाना लगा था, तो उसे कैसे खत्म करा जाए। ये हत्या सिर्फ उन लोगों की हत्या नहीं है, इस देश के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर हमला करने का काम किया। मूल सवाल कैसे गौण हो, मतलब ये पूछ के या ये बातें करके, ये बीजेपी, ये जो वो है क्या बोलते हैं आतंकवादी, जो पाकिस्तान की एजेंसी है, ये यही चाहती थी कि कम से कम इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा हो कि जाके धर्म पूछ के मारा तो आंतरिक कट्टरता बढ़े। आंतरिक कट्टरता क्यों बढ़ेगी? क्या देश के नागरिकों के साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इस हिंदुस्तान का एक एक नागरिक साथ में खड़ा हो, सीधे साथ, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक सुर में है कि आतंकवादियों के खिलाफ हम एकजुट होकर जवाब देंगे और कहीं कोई इसके अंदर कमी नहीं आएगी, और ताकत के साथ ऐसे आतंकवादी घुसे कैसे, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनके ठिकानों पर कार्रवाई होना चाहिए, और पूरी ताकत के साथ इनको नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। पर इन सवालों में उलझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि इस देश के आम नागरिक के अंदर कट्टरता बढ़े। ये कट्टरता की बात नहीं, और यही साजिश करने आतंकवादी सिर्फ घटना करने आए हुए होते हैं, तो वो पुरुषों के साथ महिलाओं की भी हत्या करते। वो साजिश यही थी कि हम छोड़ेंगे और इस तरह की बातें करेंगे ताकि यहाँ का मूल मुद्दा गौण होके इस तरह की बातें हो। पर हम आतंकवादियों के साथ ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, पर इस देश के मौलिक मुद्दों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, इस देश के नागरिक के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। चूक क्या है? क्या हमारी सेना के अंदर कटौती हो रही? कितने सेना हमारे कम हो रहे हैं? क्यों इतने सारे पर्यटकों के बीच वहाँ पे पहलगाम जैसी जगह पे सेना नहीं थी? इस चीज़ों के साथ खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जिन लोगों ने ये कृत्य करा, इनको नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए, और ऐसी जो आईएसआई को सबक सिखाना चाहिए कि जीवन में इनकी पुश्ते याद रखें। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, जबकि बीजेपी दावा करती है कि हम बहुत सुरक्षित राज्य बनाएंगे। देखिए, आज कोई सवाल की जरूरत नहीं है, आज सीधी बात है, जो आतंकवादी घटना जिन्होंने करी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज कोई सवाल उठाने का काम आज विपक्ष का भी नहीं है। विपक्ष साथ में है कि जिन कायरों ने इस तरह की कायराना हरकत करी है, इनको सरकार निकले सीधे सबक सिखाए। हम आज कोई इस चीज के सवाल पे नहीं है कि क्यों हुई क्यों नहीं हुई, इसकी भी जांच होना चाहिए, वो बात की बात है। पर पहले सख्त कार्रवाई हो और पहले सीधे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। क्या आपको लगता है कि राजनीति में नैतिकता की कमी आई है? बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है। पूरे देश के अंदर जो नैतिकता का पतन है राजनीति में, वो हो चुका है। आपके नेताओं को बड़े बड़े मंच से क्यों कहना पड़ता है कि गुटबाजी एक दीमक की तरह है कांग्रेस में? क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? कोई भी कि दीमक की तरह, या हर जगह एक बड़ा परिवार होता है, उसमें भी कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। गुटबाजी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है कि लोगों के अपने अपने विचार है, और हर स्वतंत्र विचारों को स्वतंत्रता की जगह है, और वो स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों के साथ बात रख सकता है। आपकी पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस देश का एक्सरे जनता के सामने आना चाहिए कि हालात क्या है। इसका आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना जिस दिन होगी, उस दिन ये समझ में आएगा कि कितने लोग, आज हालत ये है कि 80 करोड़ लोगों को अगर हमें राशन देना पड़ रहा है, 1 जून की रोटी के लिए मोहताज है, तो आज हम इतने सालों बाद इस स्थिति के अंदर हैं कि मतलब, और कुछ लोग, चंद चुनिंदा लोग इतने बड़ी जगह पे आसीन होकर सिर्फ अपने अपनों के ऊपर ध्यान रखते हैं। जिसकी जितनी आबादी है, वो आदिवासी समुदाय हो, वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, वो ओबीसी का समुदाय हो, वो अलग अलग एससी का समुदाय हो, अलग अलग छोटी छोटी जातियों का, कि हम इनका एक्सरे, जब आप शरीर की जांच, कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर पहले उसका एक्सरे करा जाता है कि उसकी समस्या क्या है, उसकी सोनोग्राफी करी जाती है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है।
फिर उसका निजात करा जाता है। तो आज जब तक हम जातिगत आर्थिक जनगणना नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि आज हालात क्या है, कि किस तरह की रोज़ बड़े बड़े हमारे यहाँ पे कई आते हैं कि इतने 5-5 हज़ार करोड़ की शादियाँ करते हैं। कई गरीब ये हैं कि मतलब 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएगा, इसके लिए बड़ा सा एक्सरे पूरे देश की ज़रूरत है और एक साथ पूरा एक्सरे होना चाहिए और फिर उनके उत्थान के लिए क्या काम करे जाए, उनको काम करने के लिए एक्सरे चाहिए। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि ये धर्मवाद की राजनीति करती है, तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस भी तो जातिवाद की राजनीति कर रही है, इससे समाज में जातिवाद भी फैलेगा, जातिगत किस जनगणना। बात से जातिवाद फैलेगा? जातिगत जनगणना पूरे समाज का एक्सरे है कि किन समाजों की क्या स्थिति है, उनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार, ये तो हमें करना चाहिए, किस तरीके से उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। जब आरक्षण की व्यवस्था लाई थी हमारे पूर्वजों ने, तब इसी बात को लेके आए थे। फिर इसके साथ आज भी जिन परिस्थितियों के अंदर के अति पिछड़े, अति दलित और इस तरह के, उनके साथ किस तरह से, तो ये सारी चीज़ों का एक्सरे में दिक्कत क्या है? इस देश का अगर जातिगत एक्सरे होगा तो उसमें दिक्कत क्या है? बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और अजय सिंह राहुल भैया, अरुण यादव जी के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है क्या? पूरा प्रदेश ने स्वीकार करा है। किसी के कांग्रेस का कार्यकर्ता है, दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, जितने भी आप नाम ले रहे हैं सभी हमारे वरिष्ठ नेता और सभी साथ में, और सब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस साथ में है। हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, क्या इसको तोड़ पाना बाकी दलों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है? किस तरह का नैरेटिव मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरह की हिंदुत्व की राजनीति? हिंदुत्व की राजनीति आई मीन जैसे हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना, इस प्रकार की राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास नहीं है, उनके लिए है राजनीति। हम कांग्रेस के लोगों के लिए, और मैं खास तौर पर कहूँ कि धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास है, धर्म राजनीति की जगह नहीं है। मेरा निवेदन है बीजेपी से, राम को मानते हो आप तो राम की मानना भी सीखो। जो वनवासी राम के उस चरित्र का चिंतन जरूर करना कि क्यों वो सबरी के झूठे बेर खा रहे थे, क्यों केवट को गले लगा रहे थे। रावण से भी नफरत राम ने नहीं करी। राम नफरत के भाव से नहीं हो सकते, राम तो प्रेम के भाव से निकलेंगे। चाहे कृष्ण को मानो तो कृष्ण जी के भाव को तो समझो कि सुधा कृष्ण क्या थे, कि जो द्वारका जैसा वैभव होके सुदामा जैसा मित्र होना, वो कृष्ण थे। शेषनाग के फन पे नृत्य करना, मृत्यु का फन कहते थे उसको, उसके ऊपर नृत्य करना, इसका नाम कृष्ण थे। कृष्ण क्या थे? कृष्ण को आप समझो तो सही कि सुदर्शन जैसा चक्र होते हुए हमेशा हाथों में मुरली होना, इसका नाम कृष्ण। 99 गाली, पहली गाली पे सर काटने की ताकत रखने के बाद 99 गालियों तक सहन करना, इस नाम का कृष्ण को समझो तो सही। ना राम के भाव को समझते हैं, ना कृष्ण के भाव को समझते हैं, ये नफरत के भाव को बीजेपी से। और जबकि राम कृष्ण, इसके अंदर कहीं नफरत का भाव ही नहीं है, लोगों के प्रेम का भाव। हम तो कणकण शंकर कणकण राम वाले लोग हैं। राम क्या महलों के राजा थे? किस राजा राम का चरित्र कितने लोग जानते हैं और वनवासी राम को कितने लोग मानते हैं? तो इस देश के उस भाव को समझे। क्या राम की लड़ाई किसी जाति से थी? क्या कृष्ण की लड़ाई किसी से थी? रावण को कहा जाता है कि वो कितने प्रकांड पंडित विद्वान और किस वो थे, वो उनके पिता कितने बड़े ऋषि थे, तो वो कर्मों से राक्षस थे। कंस क्या थे? कृष्ण जी के सगे मामा थे, बिल्कुल। पर एक मतलब कंस अपने विचारों से राक्षस हो गया और सबरी जो आदिवासी कुल की आती थी वो देवी हो गई। मतलब आप इस समझे, ब्राह्मण कुल का एक व्यक्ति जो रावण था, जो सृष्टि के ऊपर कलंक था, तो राक्षस हो गया। आप ये देवी हो गया। आपको उन बातों को समझना पड़ेगा। आप रामायण को समझो तो रामायण के भाव को समझो, जिसमें लिखा है दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं। क्या इस प्रदेश में दिग्विजय सिंह बनाम कमलनाथ जी जैसे गुट मौजूद हैं जो कांग्रेस को आने ये तो वाले मुझे समय नहीं में लगता, ये तो जबरदस्ती के सवाल है, बीजेपी के प्रोपोगेंडा है। मुझे मतलब इस तरीके का दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी गुट और ये वो, मतलब ये गुटों का तो बात ही नहीं है, कहीं दम नहीं इन बातों में।
इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं करती? कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी की तुलना में बहुत कमज़ोर है, क्यों? देखिए काम हम अब आप हमसे ये सवाल आम काट के क्यों नहीं खाते? अब ये नहीं पूछती मेन स्ट्रीम मीडिया, तो हम क्या करें? जब सवाल जो उठाने का काम है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री की हुई, कितनी बार मीडिया के सामने क्या स्थितियां हैं, इस देश के मूल मुद्दे क्या है मीडिया के लिए, कि वो क्या खा रहा है, कि किसका क्या, कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, ये मूल है, या फिर ये मूल है कि इस देश के नागरिकों की हालात क्या है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, नफरत कितनी बढ़ रही है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया विपक्ष होना चाहिए, मीडिया सत्ता का गुलाम हो चुका है। आपका आईटी सेल कमज़ोर क्यों है बीजेपी की तुलना में? कहाँ लगता है आईटी सेल? फॉलोवर्स के मामलों में और नहीं, अब फर्जी फॉलोअर जिनके हों उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। सर, राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे नेता हैं, उनकी जो छवि इतनी गंदी तरीके से किसने कहा खराब है? किसने कहा? बीजेपी के नेता। हम राहुल सोशल गांधी मीडिया में मीम चलते हैं उनके नाम पे। सोशल मीडिया देखो, जो देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, जिनको मीम पे ही जनता को रखना है, वो तो ये बताए 15 लाख का वादा करके आए थे, उसका क्या हुआ? पेट्रोल डीजल 30 रुपये करने का आए थे, उसका क्या हुआ? महंगाई कम करना, किसानों की फसलों की लागत आदि करना, कीमतें दुगनी करना, जिन बातों को लेकर आए थे उसका क्या हुआ? वो बात करें। आपको लगता है जो वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में निर्णय लिया गया, उससे अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए किस तरह की बात है, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। एक वक्फ बोर्ड क्या था? वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय मंत्री होता है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वक्फ की जमीनें हैं क्या? दान करी हुई संपत्ति है। ऐसे ही अभी मैं गया था मुंबई, वहाँ पे जैन समुदाय की दान करी हुई संपत्ति पे उनका मंदिर बना हुआ था, कितने सालों पुराना था। आप उस पर कब्जा करना चाहते हो, कई मंदिरों की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हो। आप सरकारी ज़मीनें कितनी बिक रही है, रेलवे की कितनी ज़मीनें बेची जा रही है सरकार के द्वारा, कितनी सरकारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। पर वक्फ की संपत्ति जो उस समुदाय ने, अपने लोगों ने, उनके लोगों ने वक्फ को दान करी थी, वो किसी उसके लिए नहीं करी। कई जगह स्कूल बने हैं, कई जगह वो बने हैं, कई जगह मदरसे बने हैं, कई जगह अलग अलग चीज़ें बनी हैं। तो ये एक सामाजिक दान की पद्धति है। तो इसके ऊपर मतलब किस तरह की बातें करना, किस तरह के नफरत के वातावरण में रहना, यही भोपाल का मैं बताता हूँ कि भोपाल के अंदर हबीब मियाँ ने अपनी ज़मीन दान करी थी, कि भोपाल में हबीबगंज स्टेशन बना था, उसको नाम बदला गया। वो ज़मीन जो 2000 करोड़ की ज़मीन थी, जो उस समय उन्होंने फ्री में दी थी, एक नाम ही रखा था ना। बिल्कुल। आपने उस आदमी को ऐसे बदनाम करा कि वो माइनॉरिटी का आदमी है, इसलिए उसका नाम बदल रहे हैं। वो ज़मीन आपने 2000 करोड़ की ज़मीन को 500 करोड़ में बेच दी, 1500 करोड़ का उसका भी घोटाला करा। ऐसे कल से तो आप सागर में हरि सिंह यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे दान करा। उन्होंने उस सागर शहर को, ये देश बनाने के लिए कई लोगों ने संपत्तियां दान करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस देश आज़ाद हुआ, लगभग 196 करोड़ 196 करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश को दान करी है, जो आज की तारीख में 15, 20, 25 हजार करोड़ की संपत्ति होगी। तो इस देश को बनाने के लिए, ये देश जब था 400% डिफिसिट में थी, खाने को गेहूं नहीं हुआ करते थे। PL4 गेहूं भेजा करता था जो सुअरों के खाने के नहीं होते थे अमेरिका। उस जगह से देश को निकालने के लिए जिन लोगों ने दान करी, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। अभी कुछ समय पहले मैं महाकाल मंदिर गया था, वहाँ पे लोगों ने पीछे एक धर्मशाला बनाई थी उनके पूर्वजों के नाम के ऊपर। उसको आपने, उनने एक एक कमरा उनका बना था कि आपके आजीवन, उस समय परिस्थितियों में अगर किसी ने 1-1 लाख रुपए दान करे होंगे तो किस परिस्थितियों के अंदर करे होंगे। आज उनके वो कमरे खत्म कर दिए, उनके नाम खत्म कर दिए। आज आप उनको बोल रहे हो कि तुमने तो 1 लाख, उस दौर में 1 लाख रुपए जिसने दिया, जिनने वहां पे व्यवस्थाएं बनाई थी, उनके नाम खत्म कर दिए। तो ये सिर्फ वक्त की सब, ये सीधी सीधी है कि चंद उद्योगपतियों के कब्जे हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर, और वो उन कब्जों से हटना नहीं चाहते हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनों के ऊपर उनकी नजरें, क्योंकि जब इन्होंने दान करी थी तब वो शहर की बाहर की ज़मीनें हुआ करती थी। आज समय बदलता गया, शहर के अंदर वो बेशकीमती ज़मीनें हो गई। तो माफिया तंत्र इस सरकार को गवर्न कर रहा है, और एक बड़ा गठजोड़ जिसमें भ्रष्ट राजनेता,
भ्रष्ट अधिकारी और माफिया तंत्र मिलकर इस देश को चला रहा है और वो नीति और नियत तय कर रहा है इस सरकार की। सिंधिया जी को क्या चाहिए था जो आपकी पार्टी नहीं दे पाई? अब ये सिंधिया जी से पूछो सवाल कि उनको क्या चाहिए था। 25 साल में आए, कोई जीवन में मेहनत नहीं करी थी, ना NSUI ना यूथ कांग्रेस, सीधे उनको सांसद का टिकट दिया। कांग्रेस की लहर चल रही थी तो उस सीट से वो चुनाव जीते, उनको मंत्री बनाया, फिर मंत्री बनाया, 10 साल सत्ता में थे, मंत्री बनाया, जब सत्ता से हटे तो जनरल सेक्रेटरी वो बनाया। यहाँ पे उनके हिसाब से टिकट, उनके हिसाब से मंत्री, जो 18 लोग गए होंगे, तो ये कांग्रेस ने उनको ताकत दी थी कि इनको टिकट देने के लिए कि इनके पास के थ्रू गई होगी, तो ये गए। तो वो उनसे ही पूछो कि वो क्यों गए, वो बता पाएंगे। लोग कैसे मान लें कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि सारे डिसीजन तो एक ही परिवार ले रहा है। कहाँ लगता है आपको? परिवार में अभी कौन अध्यक्ष है? खड़गे जी अध्यक्ष है ना। आज निर्णय तो ये भी डिसीजन एक ही परिवार ने लिया। ये चुनाव हुआ, आप गलत फहमी के अंदर हो। मैं खुद उसका वोटर था। ये किस गलत फहमी में हो आप? ये बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। आपको आपकी विधानसभा में काफ़ी पसंद किया जाता था, आपकी सरलता को लेकर आप लोगों के साथ साइकिल में बैठ के भी चले जाते थे, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए क्यों? ये किसने का पसंद किया जाता होता तो मेरे को दोबारा नहीं जिता देते। नहीं, मैं काला कुछ मेरे में कमी थी। अगर जनता ने मुझे इतने वोट दिए, कुछ वोट कम रखे होंगे थोड़े बहुत, तो मेरे अंदर कमी थी। राजनीति में कभी ये मैं कहूँगी मैं बहुत लोकप्रिय होता तो फिर मैं जीत ही जाता। नहीं, मैं बता दूं आपको कि मैं विधानसभा चुनाव में मैंने 55 विधानसभाओं का पूरा दौरा किया था, मतलब रिपोर्टिंग की थी। तो उसमें ये था कि हमने जो लिस्ट निकाली थी उसमें आपको विजयी बनाया था, क्योंकि तो आपका सूत्र कमजोर थे ना। हम उन लोगों से मिले जो आपको पसंद करते थे। तो हो सकता है आप उनसे ही मिले हो, जो नहीं पसंद करते उनसे नहीं मिले होगे, क्योंकि अल्टीमेट तो दो ही चीज़ होती ना। एक हार, मतलब जनता अगर पसंद करती होती तो पास करती, कुछ कमी होगी तो आगे करेंगे, हम उसको सुधारेंगे। मैंने ब्रजेश राजपूत जी की बुक पढ़ी थी, वो 17 दिन, जिसमें कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई। उसमें आपका जिक्र कई बार आया और आपका आया, जीतू पटवारी जी का आया। तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी उस समय? बहुत सारी जिम्मेदारी है। मैं तो विधायक भी था, मैं तो किसानों के भले के लिए भी काम करता था, और वो 17 दिन तो मैं विधायक पकड़ने में भी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी, चाहे मनेसर गए हों, चाहे वहाँ पे लड़ाई लड़ने का काम कराओ, चाहे जब बेंगलोर की सड़कों पे आंदोलन करने का काम कराओ, इस प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो कर सकते थे वो हमने करा। ऐसा इसलिए पूछा मैंने क्योंकि उसमें विधायक तो बहुत सारे थे कांग्रेस में, लेकिन 3 लोगों को ही क्यों आगे भेजा गया? मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, जीतू भाई वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे,